फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है संजीव इंसा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th यूनिट नंबर 2 जो है सॉल्यूशंस। व्हाट इज़ सॉल्यूशन? सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या क्या हैं और सॉल्यूशंस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सारी चीज़ों की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दैट इज मेड अप ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स। मतलब इसके अंदर दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं और वो जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का यहाँ मतलब है, होमो मीन्स होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है पूरा का पूरा कंप्लीट थ्रू आउट। मतलब जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को आप मिक्स करोगे आपस में, तो कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद जो हमारा ये सॉल्यूशन तैयार होगा, मिक्स करने के बाद तो ये जो कंपोनेंट है वो जो सॉल्यूशन बनेगा, हमारा जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजेनियस होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारे पास एक सोल्यूट होता है, एक होता है सोलवेंट। अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो तब जाके हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या है, फिर सॉल्यूशन कैसे बन जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है। ठीक है, जो किसी भी सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर होती है। सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट जो होगी वो आपका सोल्यूट होगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। और दूसरी अगर हम बात करेंगे, जो आपका लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा, जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा वो आपका क्या रहेगा? ये सोलवेंट रहेगा। ठीक है, तो सोलवेंट आपका लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है और जो सोल्यूट है वो आपका स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होता है। और दोनों चीज़ों को, सोल्यूट को, सोलवेंट को जब हम मिक्स करेंगे और एक होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर कर लेंगे तो वही आपका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, नॉर्मली जो सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं तो वो आपके बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नॉर्मली जैसे 2 नंबर में पूछ लेते हैं कभी वही, या नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि नॉलेज के लिए ही पढ़ना ज़रूरी है। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले एक सॉल्यूशन आता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब बाई मीन्स होता है टू, तो मतलब जिसके अंदर ओनली 2 कंपोनेंट्स हो वही आपका क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन होता है। और 2 कंपोनेंट्स में क्या क्या हो सकता है आपका? एक तो हो गया आपका सोल्यूट और एक हो गया आपका सॉल्वेंट। दोनों 2 कंपोनेंट, या फिर आप लिख सकते हो एक फर्स्ट कंपोनेंट है, कोई सेकंड कंपोनेंट है, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व कर दो, लिक्विड को सॉलिड में डिजोल्व कर दो, तो इस तरह से वो कंपोनेंट्स आपके कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिर्फ 2 कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हो किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में, तो वो आपका जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा वो आपका बनेगा बाइनरी सॉल्यूशंस। नॉर्मली जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन ही वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन किस टाइप के हो सकते हैं? सॉल्यूशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपका होता है सॉलिड सॉल्यूशन, एक आपका होता है लिक्विड सॉल्यूशन और एक आपका होता है गैसियस सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन जो होगा आपका, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा या लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा या गैसियस सॉल्यूशन क्या होगा, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो डिपेंड करता है आपका सॉल्वेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के ऊपर। बिकॉज जो भी आपका सॉल्वेंट आप ले रहे हो ना, अगर आप सॉल्वेंट सॉलिड ले रहे हो तो आपका सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। वही सॉल्वेंट अगर आप लिक्विड ले रहे हो तो आपका लिक्विड सॉल्वेंट हो गया। वही सॉल्वेंट अगर आप गैस स्टेट में कोई ले रहे हो, गैस ले रहे हो, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। ओके, जैसे आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक से ही मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ।
ठीक है। तो उस बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो उसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं उसके अंदर। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशन की, तो सॉलिड सॉल्यूशन में 3 टाइप के इनके आगे टाइप बन जाते हैं। जैसे सॉलिड को हम डिजोल्व करेंगे सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड को डिजोल्व करेंगे हम इसके अंदर, सॉरी लिक्विड को डिजोल्व करेंगे सॉलिड में, क्योंकि सॉल्वेंट तो आपका सॉलिड ही रहेगा ना, ये हो गया। उसी तरह से गैस को डिजोल्व करोगे आप सॉलिड में, तो 3 टाइप के सॉल्यूशन बन गए ना। तो सॉलिड को सॉलिड में डिजोल्व करोगे, कैसे हो सकता है सॉलिड को सॉलिड में डिजोल्व करोगे, तो इस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कोई भी मेटल होती है, कॉपर है और जिंक है, दोनों को आप मिक्स करके सॉल्यूशन बना सकते हो। सेम लिक्विड इन सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड क्या हो सकता है, जैसे आपका अमलगम हम बनाते हैं, अमलगम, अमलगम क्या होता है, उसके अंदर मरकरी हम लेते हैं, मरकरी क्या है आपकी लिक्विड है, और सॉलिड इसके अंदर हम क्या लेते हैं नॉर्मली सोडियम लेते हैं, तो सोडियम का ये क्या बन जाता है अमलगम बन जाता है। दैट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस इन सॉलिड, गैस को कैसे डिजोल्व कर सकते हैं सॉलिड पे। वैसे तो गैस होती है तो सॉलिड में कैसे अंदर घुसेगी, लेकिन फिर भी उनका एक सॉल्यूशन बनता है, उनके सरफेस पे सॉल्यूशन बनता है। जैसे आगे हम चैप्टर में स्टडी करेंगे, आपका एक चैप्टर आएगा जो आपका सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर है, उसमें भी ज़्यादा हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है। गैस जब डिजोल्व होती है सॉलिड के अंदर, तो उसमें आपका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे गैस आपकी हाइड्रोजन गैस है, और आप सॉलिड क्या ले सकते हो प्लेटिनम, प्लेटिनम ले सकते हो, निकल ले सकते हो, उनके ऊपर वो क्या हो जाती है एडजॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरह से 3 सॉल्यूशन ये बन गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड जो सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, तो लिक्विड जो सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जिसके अंदर आप सॉल्वेंट क्या लोगे, लिक्विड लोगे। जैसे सॉलिड को आप लिक्विड में डिजोल्व करोगे, लिक्विड को आप लिक्विड में डिजोल्व करोगे, गैस को आप लिक्विड में डिजोल्व करोगे। 3 टाइप के सॉल्यूशन बन गए ना। तो सॉलिड को जब लिक्विड में डिजोल्व करोगे, जैसे आपका एग्जांपल दिया गया है, सॉलिड को आप जब लिक्विड में डिजोल्व करोगे, सॉलिड कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे आपकी शुगर है, शुगर है, उसको लिक्विड मतलब वाटर में डिजोल्व कर दिया आपने, ठीक है। इस तरह से एग्जांपल ले सकते हो। लिक्विड का लिक्विड में क्या हो सकता है, लिक्विड का लिक्विड में हो सकता है जैसे मिल्क और वाटर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों लिक्विड है ना, इस तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा होमोजेनियस लीनियस मिक्सचर जो बनेगा उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। सेम गैस को लिक्विड में भी डिजोल्व हम कर सकते हैं। कैसे, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा गैस को लिक्विड में क्या होता है, जैसे गैस आपकी नॉर्मली क्या है, हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है, ये सारे सारे जो गैस होती हैं, ठीक है, आपकी हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये किस में डिजोल्व होती हैं, वाटर में डिजोल्व होती हैं। तो वाटर तो आपका क्या हो गया लिक्विड, और ये क्या हो गया आपकी गैस। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल क्या बन गया, गैस डिजोल्व इन लिक्विड हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमने पढ़े। अब नेक्स्ट आपका बच गया गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे अगर हम बात करेंगे गैसियस सॉल्यूशन की, गैसियस सॉल्यूशन में नॉर्मली हम लेंगे, जैसे गैस क्या रहेगा उसके अंदर, गैस आपका रहेगा सॉल्वेंट, ठीक है, गैस सॉल्वेंट रहेगा। तो जैसे सॉलिड को गैस में डिजोल्व किया, लिक्विड को गैस में डिजोल्व किया, सेम गैस को गैस में भी डिजोल्व हम कर सकते हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशन इसके अंदर बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस को गैस में डिजोल्व करना। जैसे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलके कोई ना कोई सॉल्यूशन बना सकते हैं, जैसे हमारा वाटर बनता है, तो वो भी एक एग्जांपल इसका बन गया। सेम अगर हम बात करें लिक्विड इन गैस, ठीक है, लिक्विड इन गैस क्या होता है, लिक्विड जैसे नॉर्मली आपका बहुत सारे लिक्विड होते हैं, इथेनॉल है, मिथेनॉल है, या फिर एक क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ठीक है, ये डिजोल्व हो सकता है आपका नाइट्रोजन गैस वगैरह में। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस क्या होता है, जैसे कोई भी सॉलिड आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हो कैम्फर का। कैम्फर एक सॉलिड होता है जिसको फिटकरी बोलते हैं ना, कैम्फर वो होता है। और गैस आपकी नॉर्मली हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, गैस इसके अंदर भी हम नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस बने हैं। ये सिर्फ जस्ट नॉलेज के लिए हैं, आपको पता होना चाहिए। आपका चैप्टर स्टार्ट हो रखा है सॉल्यूशन का, तो उस चीज़ में आप इनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप इसमें क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाद में उनका सॉल्यूशन आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको उनका रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, सॉल्यूशन पढ़ लिया, ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ लिया ना।
अब सॉल्यूशन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन को किस तरह से लोगे आप, ग्राम में लोगे, किलोग्राम में लोगे, वॉल्यूम में लोगे, एमएल में लोगे, किस चीज़ में लोगे। तो सॉल्यूशन की मेजरिंग की क्वांटिटी या उसको एक्सप्रेस करने की क्वांटिटी भी होती हैं, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट क्या बोल सकते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन जस्ट एक वर्ड की अगर हम मीनिंग देखें, कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि किसी एक कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड में अगर हमने डिजोल्व किया है, तो फर्स्ट कंपोनेंट की क्वांटिटी कितनी है सेकंड के अंदर, या फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट की अलग अलग क्वांटिटी कितनी है जब इन दोनों का सॉल्यूशन बन जाएगा उसके अंदर। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन में सबसे पहले एक आपका डाउट क्लियर मैं कर देता हूँ। कंसंट्रेशन में दो टाइप की चीज़ें हम नॉर्मली पढ़ते हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ते हैं और एक आप पढ़ते हैं नॉर्मली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे नॉर्मली आपने लैब वगैरह में या फिर बुक्स में कहीं पर भी पढ़ा होगा, डाउट हो जाता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट का मतलब नॉर्मली अगर हम हिंदी में बात करें तो पतला, पतला मतलब बिल्कुल उसके अंदर पतला कोई भी सॉल्यूशन कब बनेगा, जब आप सोल्यूट ले रहे हो ना, सोल्यूट बिल्कुल लेस अमाउंट के अंदर अगर आप ले रहे हो तो, ठीक है। जो सोल्यूट है अगर आप लेस अमाउंट में लोगे किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो आपका क्या बन जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, अगर आप सोल्यूट, जो भी सोल्यूट है अगर वो लार्जर क्वांटिटी में ले रहे हो, लार्ज क्वांटिटी में ले रहे हो, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये दो टाइप के यहाँ पर सॉल्यूशन हम नॉर्मली पढ़ते हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। हम प्रोसीड करते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो पहला मेथड है, ठीक है, पहला मेथड है जिसको जो है मास परसेंटेज। आपकी ये कंसंट्रेशंस वगैरह स्टार्ट हो गई अब, ठीक है। मास परसेंटेज जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं W/W, ओके, W/W, मास परसेंटेज को हम लिखते हैं। मास परसेंटेज नॉर्मली क्या होता है किसी भी कंपोनेंट का, ये होता है मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है। जो भी मान लिया आपने कंपोनेंट लिया है, कोई भी कंपोनेंट आपने लिया है उसका मास, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मास। क्योंकि एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर ये भी W है वेट और ये भी W वेट है, मतलब कि क्या हो गया, दोनों चीज़ हम जो ले रहे हैं, दोनों रेशो जो ले रहे हैं, दोनों रेशो में क्या यूज कर रहे हैं, मास, मतलब कि वेट, नॉर्मली वेट यूज कर रहे हैं। तो वेट कंपोनेंट का और डिवाइडेड बाय टोटल मास किसका लेंगे हम, टोटल मास होगा आपका सॉल्यूशन का, ये हो गया। लेकिन परसेंटेज अगर हम ले रहे हैं, इस परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज का मतलब हो गया कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपकी क्या बन गई, मास परसेंटेज बन गई, ठीक है। तो मास परसेंटेज इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज योर मास परसेंटेज। अगर मैं इसी में एग्जांपल लूँ कि किसी के अंदर 10% आपका मान लिया कोई भी सॉल्यूशन है, 10% आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है वाटर के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल वाटर आपका, टोटल जो आपका सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम आपका टोटल सॉल्यूशन हो गया, इस 100 ग्राम के अंदर 10 ग्राम जो है आपका, ठीक है, 10 ग्राम, क्योंकि वेट की हम बात करें ना मास की, तो हम ग्राम में ही इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो नॉर्मली 10 ग्राम, 10 ग्राम जो किसका रहेगा, 10 ग्राम आपका रहेगा ग्लूकोज का, ठीक है। और बाकी जो 90 ग्राम रह गया वो किसका बनेगा, वाटर का, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो तो किसका काम करेगा, सोल्यूट का, और जो वाटर है वो किसका काम करेगा, यहाँ पर वाटर किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। और सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन बन जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन वाटर का मतलब यही हुआ कि 10 ग्राम हम ग्लूकोज ले रहे हैं और 100% सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए आपके पास 90 ग्राम क्या बच जाएगा, वाटर बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये था आपका मास परसेंटेज। सेम इसी तरह से हम बात कर सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की, ठीक है। सेम हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, V/V होता है। वॉल्यूम परसेंटेज को हम V/V से एक्सप्रेस कर सकते हैं। V/V मतलब वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या डेफिनेशन दोगे, सेम इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जो भी आपने कंपोनेंट लिया है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, जस्ट आपको चेंज करना है आपस में मास को वेट से सॉरी वॉल्यूम से। जैसे उसमें मास था कंपोनेंट का, इसमें हम क्या ले रहे हैं कंपोनेंट का वॉल्यूम ले रहे हैं। सेम उसी तरह से इसमें जो मास था सॉल्यूशन का, इसमें हम क्या ले रहे हैं टोटल वॉल्यूम ले रहे हैं सॉल्यूशन का। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। सेम इसी तरह से अगर कोई एग्जांपल देता है कि भाई 10% कोई भी इथेनॉल सॉल्यूशन है, इथेनॉल सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, तो आपको पता तो चल गया कि इथेनॉल आपका क्या है सोल्यूट है, वाटर क्या है आपका, वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट है। दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा आपका सॉल्यूशन बनेगा ना। और सॉल्यूशन आपका टोटल कितना लिया आपने 100 लिया ना, तो 100, लेकिन वॉल्यूम की बात हो रही है तो 100 यहाँ पर हम ml लेंगे न कि ग्राम लेंगे, ठीक है। तो 100 ml आपका सॉल्यूशन बन गया। इस 100 ml सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं बात करूं 10% इथेनॉल है, इसका मतलब क्या होगा कि 10 ml आपने क्या लिया इथेनॉल लिया, और 100 ml में से 10 तो इथेनॉल हो गया, और जो 90 ml आपका बच गया वो क्या बच गया वाटर। इट मीन्स इथेनॉल आपका क्या हो गया सोल्यूट 10 ml और 90 ml वाटर है जो क्या आपका सोलवेंट है, और दोनों जब मिक्स किया हमने तो 100 ml आपका सॉल्यूशन बन गया इथेनॉल इनटू वाटर। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपकी कंसंट्रेशन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेम इसी तरह से ये भी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, इसमें हम एक चीज़ का मास लेंगे और एक चीज़ का क्या लेंगे वॉल्यूम लेंगे। तो जैसे इसको W/V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मली यही हो जाएगा। इसमें क्या लेंगे हम किसी भी कंपोनेंट का या सोल्यूट का हमने क्या लिया मास लिया, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका लेंगे हम वॉल्यूम लेंगे हम सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम लेना है और सोल्यूट का क्या लेना है मास लेना है, मतलब कंपोनेंट का। तो इस तरह से ये जो आपका रेशियो बनेगा ये क्या बन जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, ठीक है, इनटू कर दोगे 100। तो इस तरह से ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का ये थर्ड मेथड था, ये आपका था थर्ड मेथड, ठीक है। फोर्थ मेथड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। तो फोर्थ मेथड के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फोर्थ मेथड आपका है PPM। PPM क्या होता है, PPM होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मिलियन तो होता है 10⁻⁶, 10⁻⁶ जो होता है इसको हम मिलियन बोलते हैं। पार्ट्स मतलब नॉर्मली कोई भी पार्ट्स, तो जब भी हम कोई कंपोनेंट एक कंपोनेंट लेंगे उसको सॉल्यूशन में यूज करेंगे तो इतने कंपोनेंट्स उस कंपोनेंट्स का कितने पार्ट हमने लिए सॉल्यूशन में, टोटल सॉल्यूशन हमको कितना बनाना है 10⁻⁶। जैसे हम यहाँ पर क्या बनाते थे 100 बनाते थे ना यहाँ पर 100, तो सेम उसी तरह से अब वहाँ पर उसकी जगह पर हमको क्या लेना है 10⁻⁶ लेना है, क्योंकि 1 मिलियन आपका सॉल्यूशन जो कंप्लीट बना है उसके अंदर उस कंपोनेंट के पार्ट कितने हैं, ठीक है। इस तरह से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन, टोटल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और इनटू में क्या कर दोगे आप 10⁻⁶ कर दोगे। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा ये पार्ट्स पर मिलियन बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि आप कैसे एक्सप्रेस करोगे इसको, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट बोलेगी क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इनटू क्या कर दोगे 10⁻⁶ कर दोगे। इस तरह से आपका बन जाएगा ये पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है एक एक्सप्रेशन जिसमें आपका कंसंट्रेशन आप एक्सप्रेस कर सकते हो उसके अंदर। नेक्स्ट आपका एक्सप्रेस करने का मेथड है फिफ्थ मेथड है आपका ये। फिफ्थ मेथड क्या है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन स्टार्ट कर रही है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन हम किसी भी कंपोनेंट्स का निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंपोनेंट है A एंड B, देयर आर 2 कंपोनेंट्स A एंड B, ठीक है। तो इन दोनों के हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने निकालने हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, उसके लिए जस्ट सिंपल फॉर्मूला है। पहले तो ये करो कि मोल फ्रैक्शन को आप x से डिनोट करोगे, किससे डिनोट करोगे x से, ठीक है। जैसे मुझे मोल फ्रैक्शन A का निकालना है तो मुझे उसको लिखना पड़ेगा XA, x ऊपर A नीचे लिखेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह से मोल फ्रैक्शन अगर मुझे B की निकालनी है तो मैं लिखूंगा x
बी। तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं एक्स ए निकाल रहा हूँ तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले मैं लिख देता हूँ एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। सेम उसी तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। कुछ समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एक्स ए को मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, उस कंपोनेंट में हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल कौन से कंपोनेंट के, ए के, जो एन है ना, एन क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल, जैसे ए लिख दिया तो मैंने नंबर ऑफ मोल किसके बन गए, वो ए के, बी लिख दिया तो बी के बन जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। मतलब दो कंपोनेंट हमने लिए थे, तो किसी भी ए के कंपोनेंट को अगर दोनों के मोल से हम डिवाइड कर देते हैं मोल को, तो उसमें हमारी वो मोल फ्रैक्शन बन जाएगी, मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, जैसे बी का निकालना है तो इस बी में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल किसके लेंगे, हम यहाँ पर बी के लेंगे, और दोनों के मोल कौन से हो गए, एन ए प्लस एन बी। तो दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जरूरी तो नहीं है कि आपके पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, या एन कंपोनेंट हो आपके पास हो सकते हैं, या बात करें अगर आई कंपोनेंट आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ में, उस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, मान लें आपके पास आई कंपोनेंट है, तो नॉर्मली उसके अंदर हम जो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे एक्स आई से। एक्स आई किसके बराबर हो जाएगा, जिस भी कंपोनेंट का मान निकालना, मुझे आयत कंपोनेंट का निकालना है, आयत कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, आयत कंपोनेंट के क्या लूंगा, मोल लूंगा। तो मोल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन से, तो ये एन आई हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, उसके बाद कंपोनेंट्स तो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे होंगे, तो पहले नंबर ऑफ मोल फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, इस तरह से जितने भी कंपोनेंट होंगे सभी के मोल को हम जोड़ देंगे मान लें, और एन एन आई तक उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका कंपोनेंट का क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया ith कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ज़्यादा लेंथी नहीं है, नॉर्मली इसको हम लिखो गया ये ni, और जो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस ni जो होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथ में आपने पढ़ा होगा, समेशन से यूज कर सकते हैं, तो समेशन ऑफ ni लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, xi का। समझ में आया? तो इसमें कोई ज़्यादा इसमें कहानी नहीं है, नॉर्मली बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसको, अगर फिर भी कोई आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी कोशिश करिए इसको शेयर करने की। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन जो हमने पढ़ी है, एक्स ए एक्स बी हो गया, ये कितने भी कंपोनेंट की हो सकती हैं, आई है, एन कंपोनेंट हो सकते हैं। तो जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगी, मान लिया आपके पास x1 मोल फ्रैक्शन आ गई फर्स्ट कंपोनेंट की, x2 आ गई थर्ड कंपोनेंट की, x3 आ गई फोर्थ कंपोनेंट की, इस तरह से करते करते मान लिया आपके पास xi कंपोनेंट है, तो सभी की मोल फ्रैक्शन को जब मैं ऐड करूंगा ना, तो उनका जो सम है वो 1 आना चाहिए, मतलब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, जो भी ऑल कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हैं उनके सबका सम अगर आप यूज करोगे मोल फ्रैक्शन का, तो दैट इज इक्वल टू 1, वो 1 के बराबर आना चाहिए। यही आपका सॉल्यूशन, आप आंसर जो है आप उसमें मिला सकते हो। ठीक है, अगर आपका आंसर गलत आया है तो उस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज़ इसमें हम और पढ़ेंगे कि मान लिया अगर आपको मोल फ्रैक्शन x1 पता है, आपके पास दो कंपोनेंट है 1 एंड 2, आपको फर्स्ट कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन तो पता है, आपको सेकंड कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए नॉर्मली सॉल्यूशन या तो ये लगाओगे कि ये फॉर्मूला लगाओगे, लेंथी हो सकता है, आपको टाइम बचाना है और आपको पता भी है, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, तो उस केस में आप ये मोल फ्रैक्शन जब निकालोगे, मेरे पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हैं, मुझे पता है x1 प्लस x2 किसके बराबर आएगा, 1 के, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट आप ले रहे हो सभी के कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को जब हम जोड़ेंगे ना तो वो 1 के इक्वल आता है। मुझे x1 का पता है, x2 निकाल सकता हूँ ना मैं मैथ से, जैसे x2 किसके बराबर है, 1 में से उस x1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 में से हम क्या कर देंगे, उस x2 को माइनस कर देंगे, तो इस तरह से वो कंपोनेंट x1 को माइनस कर देंगे तो वो किसकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, x2 की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, कंपोनेंट नंबर 2 की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो जैसे आपका एग्जांपल है 2.1,
आप बुक में इसमें देख सकते हैं। इसमें आपको ध्यान से पढ़ोगे जब, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल है, इसको मैं सोल्व करता हूँ अभी, और आप इसके बाद इसमें अपने खुद अपने हाथ आप करके देखिए, इसको आपको समझ में आ जाएगा इसलिए। तो आपका एग्जांपल है ये, एग्जांपल 2.1, फर्स्ट एग्जांपल ये है। इसमें आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इथाइलिन ग्लाइकोल का। सबसे पहले तो इथाइलिन ग्लाइकोल आपको पता होना चाहिए। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH, CH2OH। ठीक है, कंबाइंड इसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे, C कितने हो गए? 2, C2H कितने हैं? टोटल 6 हैं, O कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो C2H6O2 ये आपका इसका फॉर्मूला होगा। क्योंकि कंबाइंड फार्मूला लिखने का इसमें ये फ़र्क पड़ जाता है इसमें सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे मोलर मास कैलकुलेट करना है तो उसमें आप इकट्ठा करके उसको लिखे हुए तो ईजी रहेगा। ठीक है, इस तरह से होगा। और इसमें सोल्यूशन कितना है? 20% सोल्यूशन है, कंटेनिंग 20% सोल्यूशन। इसमें इसका जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो 20% सोल्यूशन दिया हुआ है इसका। ठीक है, और बाय कैसे दिया हुआ? बाय मास। 20% सोल्यूशन बाय मास का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो इथाइलिन है तो मास से दे रखा ना, तो 20 ग्राम आपका इथाइलिन है। जो आपका टोटल सॉल्यूशन है वो कितना है? 100 ग्राम। तो 100 में से जब हम 20 माइनस कर देंगे तो 80 ग्राम जो बचा आपका, 80 ग्राम आपका क्या है? 80 ग्राम आपका सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट नॉर्मली हम क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। तो ठीक है, तो वाटर कितना होगा आपका? 80 ग्राम। इथाइलिन आपका क्या है? सोल्यूट है। क्या है? सोल्यूट। क्योंकि जो लेस अमाउंट में होता है ना वो सोल्यूट होता है। दोनों में से पता करना था इथाइलिन और वाटर में से कौन सोल्यूट है, तो जो लेस अमाउंट में होगा वो आपका क्या रहेगा? सोल्यूट रहेगा। तो 20 ग्राम लेस है 80 से, तो मतलब इथाइलिन क्या है? आपका सोल्यूट है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इनका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इसका निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला सबसे पहले लिखोगे। क्योंकि फॉर्मूला जब भी आप लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें लेके आनी है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या बोलता है? मोल फ्रैक्शन में आप इसके क्या लोगे? मोल लोगे। मोल ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके? दोनों कंपोनेंट के। आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है और सेकंड कंपोनेंट है दोनों के, वही आपको क्या हो जाएगी? मोल फ्रैक्शन हो जाएगी। तो आपको मोल चाहिए ना, लेकिन ये तो ग्राम में दिया हुआ 20 ग्राम 80 ग्राम, तो आप मोल कैसे निकालोगे? तो एक चीज़ यहाँ से आपको नोट करनी है, अभी इसको नोट कर लो, बहुत ही अच्छा है। नंबर ऑफ मोल निकालने आपको। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास मास दे रखा हो और मोलर मास दे रखा हो, तो दोनों से हम मोल कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही इजी मेथड है। क्या है? मास उस कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? मोलर मास। या नॉर्मली हम जैसे पढ़ेंगे इसको, तो जैसे वेट भी लिख सकते हैं, वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका? मोलर मास, मोलिकुलर मास हो गया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? इथाइलिन ग्लाइकोल की। इथाइलिन ग्लाइकोल में हमको मोल निकालने हैं, तो मोल के लिए आपको क्या चाहिए? मास चाहिए। तो मास कितना है यहाँ पर? मास तो 20 है। ठीक है, और मोलर मास कितना है? मोलर मास निकालने के लिए क्या करोगे? जैसे लिए तो मैंने ये आपको ये फॉर्मूला बताया था, C2H6O2, C2H6O2। ठीक है, C2H6O2। इसमें आपको मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करते हो? इन सारे जो जितने भी एटम है ना, सभी का मोलिकुलर मास को क्या करोगे? एटॉमिक मास को क्या करोगे? ऐड कर दोगे, तो वो मोलर मास आ जाएगा टोटल मोलिक्यूल का, टोटल कंपाउंड का। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसको कैलकुलेट करके देखना, मोलर मास निकालना इसका। जैसे कार्बन का 12 होता है, लेकिन कार्बन 2 हैं, तो 12 इंटू 2 हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। एक का एक होता है और 6 का कितना हो जाएगा? इंटू 6 करो। प्लस ऑक्सीजन का एक का कितना होता है? एक का ऑक्सीजन होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2। तो जब आप इन सभी को ऐड करोगे 24, ये 6 हो गया आपका, 32 हो गया, तो टोटल आपका ये बन जाएगा 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, 62 ग्राम पर मोल, क्योंकि जो मोलर मास होता है उसको ग्राम पर मोल में लिखते हैं। तो मोलर मास आपके पास आ गया। आपके पास 20 ग्राम क्या है? ये मास है।
तो दोनों को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करोगे, देखो यहाँ 20 ग्राम इसका ये था और 62 ग्राम आपका क्या हो गया ग्राम पर मोल। ये 20 ग्राम था डिवाइडेड बाई 62 ग्राम पर मोल। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद इसको आप देख लेना, मैथमेटिकल है ये तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। 0.322 इतने क्या आ गए यहाँ आपके मोल आ गए। ठीक है, ये मोल किसके आ गए, ये मोल आ गए इथाइलिन ग्लाइकोल के। लेकिन अकेले इसके मोल से काम नहीं चलेगा, आपको क्या निकालना है, देखो मोल ऑफ C2H6 ये तो आ गए, लेकिन आपको टोटल नंबर ऑफ मोल भी निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल में क्या क्या यूज करोगे आप, फर्स्ट कंपोनेंट का सेकंड कंपोनेंट का। फर्स्ट के मोल तो आ गए, लेकिन सेकंड कंपोनेंट आपका क्या है, वाटर है ना, तो उस वाटर के भी मोल आपको निकालने पड़ेंगे इसके अंदर। वाटर के मोल निकालने के लिए क्या करोगे, वाटर का जो वेट है वो 80 ग्राम है और इसका मोलिकुलर मास जो होता है H2O वाटर का, जब आप यूज करोगे 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो कितना हो जाएगा ये आपका 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो आपका 80 था इसका, 80 डिवाइडेड बाय क्या कर दो 18 कर दो। ठीक है, तो 80 को 18 से डिवाइड करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.44 मोल। ठीक है, 4.44 मोल आ गए। अब इसके मोल भी आ गए इथाइलिन ग्लाइकोल के, वाटर के मोल भी आ गए, तो दोनों की वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों के मोलिकुलर जो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में पुट करो, मोल ऑफ C2H6O2 कितने हैं, ये हैं 0.322 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब फर्स्ट कंपोनेंट कितने हैं 0.322 प्लस सेकंड कंपोनेंट के कितने हैं 4.44। जब इनको हम 0.322 ये हो गया डिवाइडेड बाय, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपका जो सॉल्यूशन है उसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, मैथमेटिकली थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ पहले से, इसमें ऐड करके ये आपका हो जाएगा। जब आप इसको कंप्लीट को सोल्व करोगे ना, कंप्लीट इसको सोल्व करोगे, आगे तो मैथमेटिकल है वो तो इजीली आप निकाल सकते हो, 0.068 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये मोल फ्रैक्शन किसके आए हैं C2H6O2 के आए हैं, ग्लाइकोल के आए हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपको वाटर के पूछे ये, तो वाटर के पूछेगा तो वाटर का कैसे निकालोगे, या तो आप फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो आप क्या लिखोगे x मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वाटर का अगर मुझे निकालना है तो इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, तो 1 में से मैं इसके मोल फ्रैक्शन को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 1 माइनस 0.068 इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 0.932 मोल। तो ये मोल फ्रैक्शन किसके आ गए, वाटर के, और ये मोल फ्रैक्शन किसके आ गए, इथाइलिन ग्लाइकोल के। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। और आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा बाद में कमेंट करके या जैसे भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू।